हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमारा जो टॉपिक है आज का, उस टॉपिक का नाम है जैविक एवं अजैविक संसाधन, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स। मैं आप लोगों को संसाधनों का वर्गीकरण इससे पहले टॉपिक पढ़ा चुका हूँ और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जैविक और अजैविक संसाधन। इन जैविक और अजैविक संसाधन में हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं। जैविक को आप लोग जानते होंगे कि जैविक संसाधन के अंतर्गत मुख्यतः वनस्पति, जीव जंतु और मानव को रखा गया है और इन तीनों का अध्ययन मुख्य रूप से हम लोग जैविक संसाधनों के अंतर्गत करते हैं। बाकी जो संसाधन पाए जाते हैं वे अजैविक संसाधन में आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पशु संसाधन, लिव स्टॉक रिसोर्स। पशु संसाधन मैं आपको बता चुका हूँ कि धरातल के ऊपर मिलने वाली वह प्रत्येक वस्तु जिसका मानव उपयोग करता है या मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है, उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन भी जैविक और अजैविक उत्पत्ति के आधार पर इसके दो भाग हैं, जैविक और अजैविक दो भाग में इसको बांट दिया गया है। तो हम लोग आज जैविक संसाधन में पशु संसाधन को पढ़ेंगे। पशु संसाधन अगर हम लोग देखेंगे तो जिस प्रकार मानव की गणना की जाती है, जिसको हम लोग जनगणना कहते हैं, जनसंख्या गणना यानी आंकड़ों को इकट्ठा करना, तो जिस प्रकार जनगणना मानव की जाती है, वैसे ही जो जीव जंतु होते हैं या पशु होते हैं उनकी भी गणना की जाती है। उसको कहते हैं पशु गणना, उसको कहते हैं पशु गणना। 19वीं जो पशु गणना की गई थी वो की गई थी 2012 में। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार मानव की जनगणना प्रत्येक 10 साल बाद होती है, जैसे 2011 में आंकड़े आए थे जनगणना के, अब 21 में आएंगे, फिर 31 में आएंगे, ऐसे ही जो पशु गणना की जाती है वो 5 वर्ष बाद की जाती है। पशु गणना 5 वर्ष बाद की जाती है। 19वीं जो पशु गणना की गई थी वो 2012 में की गई थी, लेकिन जो 20वीं पशु गणना है वो यहाँ 2017 में होनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश यह गणना 2017 में ना हो सकी और 20वीं पशु गणना 2019 में हुई है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान समय में कौन सी पशु गणना की गई है, तो आपका आंसर होगा 2019 में 20वीं पशु गणना की गई है। लेकिन हमारी जो किताब है जिसके हम लोग आंकड़े पढ़ रहे हैं वो आंकड़े 19वीं पशु गणना 2012 के हैं, यानी हम लोग 19वीं पशु गणना के आधार पर इसको पढ़ रहे हैं। अब भारत में जो पशु पाए जाते हैं उन पशुओं का जो प्रतिशत है वो अलग अलग है। जैसे भारत में अगर हम लोग बात करेंगे, गाय ये 12.7% पाई जाती है, भैंस 56.7% पाई जाती है, बकरी 14.5, भेड़ 5.9, सूअर 3.1। तो ये अलग अलग आंकड़े हैं। यहाँ ऊंट, मुर्गियाँ, घोड़े, याक करीबन 42,000 याक भी पाले जाते हैं। याक तिब्बती क्षेत्र में मिलने वाला पशु होता है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये भारत के 2012 की पशु गणना के आंकड़े हैं। अगर आपका कभी क्वेश्चन आ जाए कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गाय प्रतिशत के आधार पर कहाँ पाली जाती हैं, तो आपका आंसर होगा ब्राज़ील।
भारत नहीं, भारत नंबर 2 पे है। गाय सबसे ज़्यादा ब्राज़ील, जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है, वहाँ पाली जाती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाली जाती हैं, तो भेड़ जो सबसे ज़्यादा पाली जाती हैं वो पाली जाती हैं चीन में, और नंबर 2 पे भारत। तो यानी कि गाय और भेड़ में भारत नंबर 2 पे है, और ब्राज़ील गाय नंबर 1 पे है, और जो चीन है वो भेड़ के पशु में पहला स्थान रखता है। भारत गाय और भेड़ दोनों में दूसरे नंबर पे आता है। भारत केवल भैंस में नंबर 1 पे है। आप देख पाएंगे 19वीं गणना के अनुसार 56.7% भैंसें अकेले भारत में पाली जाती हैं। तो यानी कि भारत में भेड़ और गाय है, उनमें देखा जाए तो भारत का भेड़ में दूसरा स्थान, गाय में दूसरा स्थान, लेकिन भैंस में पहला स्थान है। भारत में बकरी, सूअर, ऊंट, याक, मुर्गी पालन इत्यादि भी पाले जाते हैं। तो ये तो रहे आंकड़े। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में जो पशु संसाधन पाया जाता है, उन पशु संसाधनों का क्या महत्व होता है। आप लोग भी जानते होंगे कि पशु से मानव को अनेक सारे लाभ प्राप्त होते हैं। भारत में देखा जाए तो प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक, हालांकि अब तो ट्रैक्टर वगैरह के द्वारा जुताई होती है, पहले क्या होता था कि पशुओं के द्वारा हल चलाए जाते थे। खेतों में जो खेत जोतने का काम है वो हल के माध्यम से पशुओं के द्वारा होता था। खेत को प्लेन करने का काम, जिसको पटेला हिंदी में भाषा में बोला, पटेला जो लगाते हैं प्लेन करके, वो भी पशुओं के द्वारा खींचे जाते थे। चारा ढोने का काम, रहट, जल को निकालने का जो रहट होता है उसका काम पशु के द्वारा होता है। इसके अलावा पशुओं से हमें मांस, खाल, दूध, खाद इत्यादि की प्राप्ति होती है। पशुओं से हमें गोबर खाद, पशुओं की मरने के बाद में हड्डियाँ जिससे खाद बनाई जाती है, प्राप्त होते हैं। पशुओं से हमें ऊन प्राप्त होती है, जिससे गलीचे हैं, गर्म कपड़े हैं इत्यादि बनाए जाते हैं। और पशुओं का जीडीपी में भी महत्व होता है। भारत में देखा जाए तो 45 अरब रुपए का जो योगदान है वो अकेले पशुओं से है। भारत की अर्थव्यवस्था में भी यह अपना योगदान देते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो वर्तमान समय में पशुओं का बहुत महत्व है। आप भी कई सारे महत्व अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। इसी में अगला है कि भारत में जो पशुपालन है वो कौन से क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। तो वैसे तो भारत में मिश्रित कृषि की जाती है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि मिश्रित कृषि वह कृषि होती है जिसमें पशुओं के साथ साथ कृषि कार्य होता है, उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। तो वैसे तो भारत में देखा जाए तो प्रत्येक राज्य में पशु पाले जाते हैं, लेकिन इनके क्षेत्र अलग अलग रूप से बटे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य, ये सारे के सारे जो राज्य हैं ये पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं, और पर्यटक मुख्य रूप से यहाँ घूमने जाते हैं। तो पर्यटकों की भी मांग होती है, चाहे वो दूध की मांग हो या मांस की मांग हो, तो उनकी पूर्ति के लिए यहाँ पशु पाले जाते हैं। इन पशुओं के अंतर्गत वे पशु पाले जाते हैं जो पहाड़ी भागों में आसानी से चराए जा सकें या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकें। तो इसलिए यहाँ पर भेड़ और बकरी मुख्य रूप से पाली जाती है।
इसी में अगला है उत्तर पश्चिमी जलवायु का क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी जो जलवायु है इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का मुख्य रूप से क्षेत्र आता है और इसके अंतर्गत वे पशु पाले जाते हैं जो मुख्य रूप से चारा फसलों पर निर्भर होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में गेहूं, बाजरा, ज्वार इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं और जो पशु रखे जाते हैं उनकी चारे की पूर्ति की जाती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मिश्रित कृषि क्या होता है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी होता है। वैसे तो हमारे पूरे भारत में ही मिश्रित कृषि अधिकांश तक की जाती है कि जो व्यक्ति खेत करते हैं वो पशु भी रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें खेत नहीं होते लेकिन पशु भी रखते हैं, लेकिन 90% यहाँ मिश्रित कृषि के उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर गेहूँ, बाजरा, ज्वार इत्यादि उगाए जाते हैं और वहाँ पर पशुपालन होता है। इन पशुओं में भैंस भी रखी जाती है, यहाँ गाय भी होती है और कम संख्या में यहाँ भेड़ और बकरी भी देखने को मिलती है। तीसरा है पूर्वी और पश्चिमी तट क्षेत्र। पूर्वी और पश्चिमी तट का मतलब होता है समुद्र के किनारे वाला आर्द्र प्रदेश। आर्द्र इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होती है। यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का जो मुख्यतः किनारे वाला भाग है, इन क्षेत्रों में भी पशुपालन का कार्य किया जाता है और यहाँ पर अधिकांशतः भैंस और गाय पालन बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ भैंसों को और गाय को बड़े पैमाने पर पाला जाता है। यहाँ चावल की फसल की जाती है और चावल का जो डंठल होता है जिसको हम लोग पुआल कहते हैं, वो पुआल या डंठल को पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है। इसी में अगला है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा मध्यम होती है या 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है, वहाँ पर भी पशुपालन का कार्य होता है। इस पशुपालन के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो यहाँ मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया गया है जहाँ वर्षा कम होती है। लेकिन यहाँ नलकूप या ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई की जाती है और सिंचाई के द्वारा चारा फसलों को उगाया जाता है और चारा फसलें उगा करके यहाँ पे गाय और भैंस को पाला जाता है और गाय और भैंस के द्वारा दूध की प्राप्ति यहाँ होती है। तो ये तो रहा भारत में पशुपालन के 4 क्षेत्र: हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, पूर्वी एवं पश्चिमी तट क्षेत्र, मध्य वर्षा वाले क्षेत्र। अब आप आ जाइए इधर कि भारत में जो पालतू पशु हैं किस किस का पशुपालन होता है। पहला है गाय और बैल। मैं आपको बता चुका हूं अभी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कहीं गाय पाली जाती हैं तो वो है ब्राज़ील और नंबर 2 आता है भारत का। भारत में पूरे विश्व की 19.9 करोड़, भारत में पूरे विश्व की, या हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो जो गाय का जो आंकड़ा है वो 12.7% है पूरे विश्व का, और संख्या के आधार पर देखेंगे तो 19.9 करोड़ गाय 19.9 करोड़ गाय भारत में पाई जाती हैं पूरे विश्व की। भारत में जो गाय और बैल पाए जाते हैं ये मुख्य रूप से दूध प्राप्ति और कृषि कार्य करने के लिए यहाँ पे काम होता है। दूसरा है भैंस। भैंस के बारे में आपको बता चुका हूँ कि भारत में विश्व की 56.7% भैंस पाई जाती हैं। 56.7% भारत में भैंस पाई जाती हैं और जिनकी संख्या 10.89 करोड़ है। भारत में पूरे विश्व की जो भैंस पाई जाती हैं प्रतिशत के आधार पे तो 56.7 है
और संख्या के आधार पे 10.89 करोड़ भैंस इंडिया में मिलती हैं। इसमें मुर्रा, जाफरी, भदावरी कई सारी इनकी नस्ल होती हैं। भारत में महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश इत्यादि भैंस के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगला इसी में है बकरी। बकरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में मुख्य रूप से 14.5% पूरे विश्व की बकरी पाई जाती हैं और संख्या की बात करेंगे तो 13.52 करोड़ बकरी भारत में विश्व की पाई जाती हैं। भेड़ों की बात करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूं कि पहले स्थान पर भेड़ों में चीन है और नंबर 2 पे भारत आता है और भारत में 5.9% पूरे विश्व की भेड़ पाई जाती हैं, जो संख्या के आधार पर 6.51% हैं। लास्ट में है ऊंट। ऊंट को जैसा आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं और रेगिस्तान जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, लंबे समय तक चल सकता है, पानी कम पीता है, इसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, ये किसी भी रास्ते को आसानी से पहचान लेता है। तो ऊंट भी भारत में पाए जाते हैं। भारत में एक कुबड़ वाला ऊंट मिलता है जिसका एक कुबड़ होता है और इधर ईराक ईरान में देखेंगे तो 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। भारत में अगर हम लोग देखेंगे तो ऊंटों का प्रतिशत लगभग घट रहा है। विश्व के केवल 2.4% ऊंट पाए जाते हैं, जो संख्या के आधार पर केवल 4 लाख ऊंट पाए जाते हैं। और भारत में अधिकांश आप जानते होंगे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊंट मिलते हैं। इसके अलावा अन्य भी मिलते हैं जिसमें खच्चर है और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे खच्चर पाए जाते हैं, घोड़े होते हैं, गधे हैं, सूअर हैं इत्यादि पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में पशुधन की कमजोर स्थिति क्यों है। पशुधन स्थिति कमजोर क्यों है, इसके कई सारे कारण हैं। अगर हम लोग आंकड़ों की बात करेंगे तो पूरे के भारत में लगभग 51 करोड़, भारत में लगभग 51 करोड़ पशु पाए जाते हैं और वर्तमान समय में उनका प्रतिशत थोड़ा सा घटा है। घटने के पीछे कई सारे कारण हैं, क्योंकि अब लोग क्या है कि वो प्राथमिक व्यवसाय से द्वितीय व्यवसाय में जा रहे हैं या तृतीय व्यवसाय में जा रहे हैं, इसलिए पशुपालन कम हो पा रहा है। इसमें थोड़ा सा प्रतिशत गिरा है पशुओं का। लेकिन भारत में जो पशुधन की स्थिति कमजोर हो रही है, क्यों हो रही है, इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण है कि पशुओं को पौष्टिक आहार का न मिलना। भारत में यदि पशु घट रहे हैं तो इसका मेन कारण है कि पशुओं को पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। पौष्टिक आहार ना मिलने से एक तो पशु दूध कम देते हैं, बीमारियां जल्दी लग जाती हैं और मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। इसलिए भारत में पशुओं की स्थिति कमजोर है। दूसरा है कि यहाँ अच्छी नस्ल के पशु नहीं मिलते हैं। भारत में अच्छी जो नस्ल होती है, भारत में देखेंगे ब्राज़ील में जो गाय पाई जाती हैं वो 20-25 लीटर तक दूध देती हैं, लेकिन अगर भारत की गाय को देखेंगे तो अधिकतम 6-7 लीटर तक दूध देती है। तो भारत में अच्छी नस्ल की गाय, अच्छी नस्ल की भेड़, बकरी, भैंस, इनकी कमी है। इसीलिए भी लोग क्या है कि इस पशुधन पालन से धीमे धीमे दूर होते जा रहे हैं। वहीं अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो पशुओं में अनेक सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और बीमारियां जब उत्पन्न हो जाती हैं तो उसके लिए हमें हॉस्पिटल, जिसको पशु चिकित्सालय कहते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तो भारत में पशु चिकित्सालय काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से भी भारत में पशुधन घट रहा है। और इसी में हम लास्ट पॉइंट में कह सकते हैं कि भारत में जो कृषक पाए जाते हैं वो अज्ञान होते हैं या लापरवाह होते हैं, जिनकी वजह से भी पशुओं में अनेक सारे रोग लगते जाते हैं। जैसे मुंह पका, खुरपका बीमारियां होती हैं जो कि बरसात के समय पशुओं में देखने को मिलती हैं। यहाँ के जो कृषक होते हैं वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु पशुओं की हो जाती है।
अब लास्ट में है कि भारत में जो पशुधन मिलता है, क्या कारण है कि हम उस गिरते पशुधन को बढ़ा सकें, प्रतिशत को, या इसका विकास कर सकें। तो इसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो जो आपने, मैंने भी इसके जो पॉइंट है उसको उल्टा कर दें। जैसे एक तो पौष्टिक आहार मिले तो पशुओं में वृद्धि होगी। एक यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, पशु चिकित्सालय खोल सकें, जिससे भी पशुओं में वृद्धि हो सकती है। कृषक जो अज्ञान हैं उनकी हम ट्रेनिंग दें, सरकार की तरफ कोई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं जहाँ पर किसानों को बताया जाए कि पशुओं को कैसे पालना है। इनके अलावा कई सारे ऐसे कार्ड हो सकते हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि पशुओं की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक, जिसका नाम है जैविक और अजैविक संसाधन, जिसमें हम लोगों ने पशु संसाधन के बारे में पढ़ा। कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है भारत की वनस्पति। थैंक यू।